हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय जो मुख्य परीक्षा हुई थी, मेंस की परीक्षा जो हुई थी, प्री के बाद जो होती है मेंस, वो 25 दिसंबर 2020 में हुई थी। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर है, जो रियल एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम के पैटर्न पे आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस मेंस यानी प्री के बाद जो एग्ज़ाम होते हैं मेंस एग्ज़ाम में क्या क्या पूछे जाते हैं और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय के मुख्य परीक्षा का पेपर है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। निम्नलिखित समीकरणों को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में परस्पर बदलना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है। रीजनिंग का क्वेश्चन है कि इसमें जो है ये इक्वल करना है इसके इक्वल, क्योंकि बराबर का साइन है। इसमें कौन सा सही सभी संख्या को आपस में परस्पर चेंज कर दें जिससे कि दोनों आपस में क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। तो अगर करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, यानी 6 और 12 को इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पे ये इक्वेशन सही हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन है 50,000 यानी 50,000 रुपये का 12% प्रति वर्ष की दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, जबकि ब्याज वार्षिक और अर्धवार्षिक चुकाया जाता होगा। तो 50,000 रुपये का 12% प्रति वर्ष की दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, जबकि ब्याज वार्षिक और चक्रवृद्धि चुकाया जाता है, तो क्या होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे 500 है, 180 है, 200 है या फिर 360 यानी 360 है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे जो प्रति वर्ष ब्याज 12% है, तो अगर हाफ ईयरली करेंगे तो 6% हो जाएगा। यानी अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। तो x प्लस वाई यहाँ पे यानी 6% हो जाएगा। तो 6 इंटू 6/100 करेंगे, यहाँ 12.36 आएगा, 12.36%। और 2 वर्ष की अब ये 12% है, तो जबकि अंतर ब्याज वार्षिक के लिए हमें निकालना है तो 12% माइनस कर देंगे तो 0.36% आ जाएगा। तो 50,000 का 0.36% अगर निकालेंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 180 यानी 180 रुपये। तो 180 रुपये सही है। मैथ का क्वेश्चन है, आप आराम से लगाइएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर है थर्ड। 47/11 का मान दशमलव भिन्न में है 4.2727, 4.27, 4.27 या फिर 0.427 है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर यानी सी होगा। अगर हम भाग देते हैं तो यहाँ पे 4.2727 आता रहेगा, इसलिए 27 के ऊपर बार लगाएंगे तो ये कंटिन्यूटी दिखाता है, तो 4.27 आएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को एक सही उत्तर पर 2 अंक मिलते हैं तथा एक गलत उत्तर पर 1 अंक कम हो जाते हैं। यदि वह 50 प्रश्न हल करता है तथा उसे 70 अंक प्राप्त होते हैं तो उनके द्वारा हल किए गए सही प्रश्नों की संख्या क्या है। ये भी मैथमेटिक्स का ही क्वेश्चन है, आप आसानी से पढ़िए आराम से और उसको आंसर करिएगा कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को सही उत्तर के लिए 2 नंबर और गलत उत्तर के लिए 1 नंबर कम हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। यदि वह 50 प्रश्न हल करता है और उसे 70 अंक मिलते हैं, 70 अंक, तो बताना है कि कितना उसके द्वारा सही हल किए गए सही प्रश्नों की संख्या क्या है। 45 है, 35 है, 38 है या फिर 40 है। यही क्वेश्चन आया हुआ है जो कि मेंस का क्वेश्चन है। तो मान लीजिए कि कुल सही क्वेश्चन आपके x हैं, जो पूछ रहा है उसी को मान लीजिए कि कुल माना कि सही प्रश्नों की संख्या क्या है, तो x है। तो सही प्रश्न अगर x है तो गलत प्रश्नों की संख्या क्या होगी। तो गलत प्रश्नों की संख्या जो होती है वो 50 माइनस एक्स कर देंगे, तो 50 माइनस एक्स हो जाएगी। तो इस तरह से मान करके आप निकालेंगे तो जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे वो 40 आएगा, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। प्रश्न आकृति किसी एक उत्तर आकृति ABCD में समाहित है।
उस विकल्प को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति शामिल है। ये आपकी प्रश्न आकृति है, बाकी ये 4 जो है उत्तर आकृति हैं। तो इसमें देखना है कि ये प्रश्न आकृति किस में समाहित है। तो ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो ये आकृति देखना है कि कौन इसमें समाहित है। तो ये तो समाहित नहीं है क्योंकि इसमें एक ही बना हुआ है ये। अगर हम लोग बात करें ऑप्शन की, तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे डी मिलेगा, क्योंकि ये दोनों आकृति यहाँ पे इस तरह से और एक इस तरह से समाहित है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक पुस्तक विक्रेता अंकित मूल्य पर 10% छूट से एक पुस्तक बेचने पर 25% लाभ कमाता है। तो पुस्तक के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो ये भी मैथमेटिक्स का ही क्वेश्चन है, बीएसएससी इंटर स्तरीय का मेंस का क्वेश्चन है। तो ये भी इम्पोर्टेंट लगा, ये अच्छा क्वेश्चन है तो आपको लगाना है। तो आप मान सकते हैं कि एक पुस्तक का विक्रेता का अंकित मूल्य पर 10% छूट से एक पुस्तक बेचने पर 25% का उसको क्या होता है, लाभ होता है। और तो पुस्तक और 25% का लाभ होता है, लाभ कमाता है। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य आपको जो है हम रहता है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का देखेंगे क्या अनुपात होगा। ये अंकित मूल्य बताया है क्रय मूल्य में। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 18 और 25 का। यानी अगर 10% छूट देता है तो 100 - 10 यानी 90 हो गया। और अंकित मूल्य की बात करेंगे, लाभ हो रहा है तो 100 + 125 जोड़ेंगे। अगर रेशियो निकालेंगे तो 18/25 आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। आरेख उन छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है जो गायक भी हैं, नर्तक हैं और कवि हैं। आरेख का अध्ययन कीजिए और उस खंड की पहचान कीजिए जो उन छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है जो कवि और गायक दोनों हैं लेकिन नर्तक नहीं हैं। कवि और गायक दोनों हैं लेकिन नर्तक नहीं हैं। तो ये आपका नर्तक का कॉलम है, ये सर्किल आपका कवि के लिए है और ये सर्किल आपका गायक के लिए है। तो नर्तक नहीं होना चाहिए। तो ये चारों, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि नर्तक को दिखा रहा है। और गायक और कवि दोनों होना चाहिए। तो गायक और कवि ये नहीं हो सकता, ये तो केवल गायक है और ये केवल कवि है। तो टी अगर यहाँ बचा ऑप्शन सही है, यहाँ पे टी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा 7 का बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। ये जीके का क्वेश्चन है, करंट अफेयर जीके। यूनेस्को सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन है हमीदा बानो बेगम, रुकैया बेगम, मेहरुन्निसा या जहां आरा बेगम। तो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है हुमायूं के मकबरे। इनको कितने बनवाया था, तो इसको बनवाया था हमीदा बानो बेगम ने। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है यूएस ओपन 2020 पुरुष किसने जीता है। तो यह करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो यूएस ओपन 2020 यानी पुरुष का खिताब किसने जीता है। नोवाक जोकोविच, डोमिनिक थियम, राफेल नडाल या अलेक्जेंडर ने जीता है। तो करेक्ट आंसर इसका जो है डोमिनिक थियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन आपका जीके ही साइंस से है। निम्नलिखित परिपथ ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ये परिपथ ए और बी के बीच जो है वो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध हमें फाइंड करना है। अगर प्रतिरोध फाइंड करिएगा तो फाइंड करने के लिए आपको देखना होगा कि कौन से समांतर में है और कौन पैरेलल यानी पैरेलल में है। तो पैरेलल में और सीरीज में देखना होगा यहाँ पे। तो अगर हम आंसर की बात करें यहाँ पे तो आंसर आपका हो जाएगा 1.5। इसको आप सॉल्व करिएगा क्योंकि यहाँ मैं सॉल्व करूँगा तो समय ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। देश का पहला फ्रेट विलेज यानी माल भाड़ा वाला गांव बनेगा
देश का पहला फ्रेट विलेज जहाँ से माल की ढुलाई होती है। एक हब बनेगा, वहीं से ट्रेन से माल ढोया जा सकता है। चेन्नई में बन रहा है, वाराणसी में, विशाखापट्टनम में या फिर गोवा में। ये भी करंट का ही क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी वाराणसी में। निम्नलिखित में कौन सा लौह अयस्क सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है? आयरन पायराइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट या सीडेराइट। यानी लौह अयस्क जो है सर्वोत्तम गुणवत्ता यानी सबसे ज़्यादा लोहे की मात्रा है, कौन सा अच्छा लोहा इसमें है, यही ऑप्शन आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर जो यहाँ पे होगा, अगर आपने किया है मैग्नेटाइट तो बिल्कुल सही है। तो 12 का बी होगा, यानी मैग्नेटाइट जो है वो करेक्ट आंसर होगा। मैग्नेटाइट में आप देखेंगे कि लगभग 70% से ज़्यादा इसमें आयरन यानी लोहे की मात्रा होती है। नेक्स्ट, भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई योजना। कौन सी योजना जो है विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है? तो इसके लिए ऑप्शन आपका है मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो करेक्ट आंसर जो यहाँ पे होगा वो है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया शुरू किया गया है, जिसको कि प्रोडक्शन हब बनाया जाएगा इंडस्ट्री को, और बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्शन इंडिया से ही किया जाएगा। तो ये आपका 13 का जो क्वेश्चन हो मेक इन इंडिया होगा। अब मेक इन इंडिया की बात करें तो इसकी शुरुआत जो होती वो सितंबर 2014 में ही हुई थी। मेक इन इंडिया की शुरुआत सितंबर 2014 से ही चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि दो संख्याओं का योग 25 है और उनका अंतर 13 है, तो उसका गुणनफल क्या होगा? ये भी मैथ का ही क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। दो संख्याओं का योग आपका 25 है, तो आप इसको निकाल सकते हैं कि x + y = 25 और उनका अंतर यानी x - y = 13, और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आसानी से आ जाएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर होगा वो होगा 114 यानी 114। निम्नलिखित कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन नहीं है पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला या फिर परमाणु ऊर्जा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो डी होगा, यानी परमाणु ऊर्जा जीवाश्म ईंधन नहीं है। बाकी पेट्रोलियम भी जीवाश्म ईंधन है, प्राकृतिक गैस भी है और कोयला भी जीवाश्म ईंधन के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। यदि 12 पेन का क्रय मूल्य 8 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? 12 पेन का जो क्रय मूल्य है 8 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इसको आप आसानी से लगा सकते हैं कि 12 पेन का क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 8 पेन का विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य अपॉन विक्रय मूल्य बराबर 8/12, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो रेशियो आएगा वो 2:3 आएगा। तो लाभ परसेंट आप निकाल सकते हैं इजीली। तो लाभ परसेंट हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो क्रय मूल्य आपका CP हो गया, विक्रय मूल्य आपका SP हो गया, इसका रेशियो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो 8/12 हो जाएगा। तो लाभ परसेंट जो आएगा, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 50%, यानी C बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यदि RUSH का कोड है 66 तो गर्ल का कोड क्या होगा? ये क्वेश्चन आपका रीजनिंग से लिया गया है कि रस का कोड 66 है, क्योंकि यहाँ पे 4 लेटर है, यहाँ पे 6 2 ही लेटर हैं, 6 और 6 यानी 66। तो कहीं ना कहीं ये ऐड होने से बना है। अगर हम R की बात करें तो R किस में पे आता है? R 18 पे आता है। अगर U का प्लेस वैल्यू देखें तो U का प्लेस वैल्यू आपका 21 होता है। S का प्लेस वैल्यू आपकी देखें तो 19 होगा और H का क्या होता है? 8 होता है। अगर इसको आप जोड़ेंगे तो 66 आएगा। वैसे ही गर्ल का प्लेस वैल्यू निकाल करके आपको ऐड करना है। तो चलिए बताइए कौन सा आंसर बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन आपके पास चारों दिए हुए हैं। तो 17 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 46। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कौन सी है? ताशकंद है, अबू धाबी है, अंकारा है या फिर अशगाबाद है? तुर्कमेनिस्तान की राजधानी बतानी है आपको। कि तुर्कमेनिस्तान की राजधानी आपको बतानी है, तो ये करेक्ट आंसर जो होगा वो अशगाबाद इसका राजधानी है तुर्कमेनिस्तान की। अगर ताशकंद की बात करें तो ताशकंद जो है उज्बेकिस्तान की राजधानी है।
और अंकारा कहाँ की है? तुर्की की अंकारा हो गई। और अबू धाबी यूएई की है। तो अबू धाबी किसकी है? तो यूएई की है। तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ हो गई? अशगाबाद हो गई। अभी हमने बताया कि ताशकंद किसकी है? तो उज्बेकिस्तान की है। अंकारा किसकी है? तुर्की की अंकारा है। अबू धाबी है यूएई के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ये भी जीके का ही क्वेश्चन है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए स्थान आरक्षित है। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? तो अगर लोकसभा में बात करें अनुसूचित जाति के लिए, ऑप्शन है 86, 83, 84 या फिर 85। तो अनुसूचित जाति के लिए 84 यानी सी ऑप्शन सही होगा। 84 स्थानें रिजर्व हैं। और अनुसूचित जनजाति की बात करें तो अनुसूचित जनजाति के लिए 42 सीटें रिजर्व 47 होती हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी है? तो 47 है। अनुसूचित जाति के लिए 84 है। पोर्टो नोवो निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? पोर्टो नोवो निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? लाइबेरिया, अंगोला, गेबून या फिर बेनिन। तो पोर्टो नोवो किसकी राजधानी है? किस देश की राजधानी है? करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो बेनिन जो है ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी, यानी बेनिन की राजधानी है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है? मोनाजाइट रेत से कौन सा अपना खनिज प्राप्त किया जाता है? कोयला, तेल, यूरेनियम या फिर थोरियम। तो कौन सा प्राप्त किया जाता है? करेक्ट आंसर यहाँ पे जो होगा वो थोरियम होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड के राइटर यानी लेखक कौन है? वी आर डिस्प्लेस्ड के लेखक कौन है? ऑप्शन यहाँ पे है सुधा मेनन, अमित लोढ़ा, मलाला यूसुफजई या फिर यशवंत सिंह। तो करेक्ट आंसर आपका जो होगा वो है सी, यानी मलाला यूसुफजई जो है वी आर डिस्प्लेस्ड की लेखक है। मलाला यूसुफजई जो है ये पाकिस्तान की हैं और इन्हें शांति का नोबेल प्राइज़ मिला था। सबसे कम उम्र में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये मलाला यूसुफजई हैं, जो कि एक समाज सेवक है, महिलाओं का शिक्षा के लिए कार्य करती हैं। ये पाकिस्तान की रहने वाली हैं। तो इन्हीं के साथ भारत के कैलाश सत्यार्थी को भी नोबेल प्राइज़ मिला था 2014 में। तो मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी जो इंडिया के हैं, दोनों लोगों को शांति का नोबेल पुरस्कार 2014 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से विलुप्त संख्या को ज्ञात करना है। तो विलुप्त संख्या यानी यहाँ पे क्या संख्या होगी ये बताना है। जैसे 24 है, यहाँ पे 4 है, 3 है, 5 और 10 है। वैसे यहाँ पे क्या होगी? 25 होगा या 20 होगा या 10 होगा या फिर 15 होगा। तो चलिए आप ध्यान से देखिए और बताइए कि वहाँ पे क्या हो सकता है। तो आपको सॉल्व करना है। अगर बात करें कि 4 और 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया है? 12 आएगा। और 10 को 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कर दिया तो 24 आ गया। सेम वैसे ही 2 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ गया, और डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 क्या हो जाएगा? 4। 5 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 होगा, और इसको 14 को कट करेंगे 7 से, 2 आएगा। तो 5 और 2 यानी 10। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए एक बार मैं इसको और दोबारा बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। कैसे सी करेक्ट है? तो हमने बताया कि 4 और 3 में मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ को 10 को डिवाइड करना है किससे? 5 से। तो यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? 12 आएगा, और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सेम ऐसे ही करना है। ये किसका क्वेश्चन है? तो रीजनिंग से लिया गया है क्वेश्चन ये। तो 23 क्वेश्चन हम लोग देखा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। 24 ये भी एक रीजनिंग से ही क्वेश्चन है। एक उत्तल दर्पण पीछे के दृश्य को देखने के लिए वाहन पर लगा हुआ है। जी किसकी वक्रता त्रिज्या 4 मीटर है। यदि एक बस दर्पण से 4 मीटर की दूरी पर है
तो वह दर्पण में बस के प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। दर्पण में जो है बस के प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। तो बस की दूरी दिया हुआ है, ऑप्शन है 4 मीटर, 1.33 मीटर, 1.33 मीटर या फिर 4 मीटर। इस क्वेश्चन का आपको आंसर बनाना है कि क्या होगा। तो आप जानते हैं तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होती है वो माइनस में होती है, तो u इक्वल टू हो गया -4 मीटर। और चूँकि ये कौन सा दर्पण लगा होता है तो इसमें होता है उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस होता है। और आप जानते हैं कि f इक्वल टू r/2, तो r जो है वक्रता त्रिज्या दी हुई है, तो r यानी 4 है, तो 4 बाई यहाँ पे आप 2 करेंगे तो फोकस दूरी इसकी कितनी आ गई, 2 मीटर आ गई। तो फोकस दूरी अगर 2 आएगी तो प्रतिबिंब की दूरी हम निकाल सकते हैं। तो 1/v इक्वल टू 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/h से हम लगा सकते हैं। तो 1/v प्लस 1/, तो अगर एच की बात करें तो एस यू से निकाल सकते हैं 1/v प्लस 1/u। तो इस फार्मूले से अगर आप निकालेंगे तो 1.33 मीटर दर्पण के पीछे आएगी, 1.33 दर्पण के पीछे, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 1 लाख रुपए का 9 माह के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो 1 लाख रुपए का 9 माह के ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज का यदि ब्याज तिमाही दे हो रहा है, ब्याज तिमाही होगा, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो क्या इसका आंसर होगा। क्योंकि ब्याज तिमाही हो रहा है और 9 माह के लिए निकालना है, तो 9 माह तिमाही देना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको, समय जो होगा को 3 से डिवाइड करिएगा तो कितना आ जाएगा 3 माह। और ब्याज की दर जो है 4%, तो इसको 4 से डिवाइड कर जाएंगे तो 1% आ जाएगा। तो 1% के लिए आप निकाल लीजिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो डी आपका सही हो जाएगा। आप सॉल्व करिए और देखिए आपका भी डी आना चाहिए। तो तिमाही जो ब्याज आता है उसको सही करना है। 25। अब हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो 26 क्वेश्चन देखना है, P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल 1 है, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी इक्वल टू 1/3 हो, तो P रेशियो Q रेशियो R है। P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 1 है, तो P क्यू प्लस आर 3 है, तो क्या ऑप्शन होगा। तो ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन लगाइए। एक दिया हुआ है आपको, तो P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 1 हो गया, और पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी इक्वल टू 1/3 है। तो इसको आपको सॉल्व करना है कि पी क्यू का आर का रेशियो क्या होगा। अगर बात करें कि P, अगर यहाँ से देखा जाए तो P इक्वल टू क्यू इक्वल टू आर की अगर हम बात करें तो 1/3 होगा, यानी P इक्वल टू क्यू इक्वल टू 1/3 होगा। मान लेते हैं कि P इक्वल टू क्यू इक्वल टू 3 इक्वल 1 हो गया, तो P क्यू आर रेशियो क्या हो जाएगा 1/1। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो सकता है। जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है टोक्यो, ओसाका, नागासाकी या फिर योकोहामा। तो कौन से बंदरगाह को जाना जाता है, योकोहामा जो बंदरगाह है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर है 28। आकृति में कितने वर्ग हैं, यानी स्क्वायर की संख्या याद करना है कि इसमें वर्ग कितने हैं, कितने स्क्वायर हैं। तो चलिए इसको काउंट करिए। ये भी किसका क्वेश्चन है, रीजनिंग के ही क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ पे 9 है, 6 है, 7 है और 8 है। अगर आपने आंसर किया हुआ है डी नंबर तो बिल्कुल सही होगा, यानी वर्गों की संख्या यहाँ पे क्या होगी 8 होगी, 8 वर्ग आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा स्थलबद्ध एवं समुचित सुरक्षा युक्त बंदरगाह है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित है और सबसे गहरा स्थलबद्ध है। ऑप्शन है विशाखापट्टनम, चेन्नई, तूतीकोरिन या फिर पारादीप। तो ऑप्शन करना है आंध्र प्रदेश में स्थित है
विशाखापट्टनम। तो ये करेक्ट आंसर जो होगा आपका विशाखापट्टनम होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील, पुलिकट झील, सांभर झील या बेम्बान झील। अगर आपने ऑप्शन किया है चिल्का झील तो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये चिल्का झील करेक्ट ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर 1। दिए गए चित्र में बेरोजगार युवा प्रदर्शित करने वाले विकल्प का चयन करिए। कौन सा बेरोजगारों को प्रदर्शित कर रहा है? ये है शिक्षित का, ये है रोजगार और ये है ग्रामीण। ये बेरोजगार जो है यहाँ पे दिया हुआ है। ये हमें फाइंड करना है कि कौन सा चित्र बेरोजगार युवा प्रदर्शित करता है। तो बेरोजगार अगर युवा की बात करें तो 5, 3, 6 और 7, 5, 3, 6 और 7, यानी फिर बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो 31 अगर आपने बी किया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 32 है संख्या 486582 में 8 के स्थानीय मानों में अंतर क्या है? तो एक 8 तो यहाँ पे है और दूसरा 8 यहाँ पे है, उसके स्थानीय मान का अंतर फाइंड करना है। तो एक अगर बात करते हैं तो 8000 आएगा, इसका 80,000 आ गया, उससे कितना आएगा 80। तो 80,000 में से आप 80 माइनस करेंगे तो 79920, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने इस निंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया है? ऑप्शन है औरंगजेब, बाबर, जहांगीर या फिर शाहजहां। तो 33 का ऑप्शन आपको बताना है कौन सा करेक्ट होगा। तो अगर आपने सी किया है तो बिल्कुल सही है, जहांगीर ने कहा था। ईश्वर की श्रद्धा, धार्मिक या पवित्र लोगों को संबंधित चीज़ें या धार्मिक रूप में अनुल्लंघनीय कार्य का अपमान या अवमानना ही जो है इस निंदा कहलाती है, और इसे जहांगीर ने दंडनीय अपराध घोषित किया था। श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। 3 है, 7 है, 15 और यहाँ पे क्या आएगा बताना है। 63 और 127। तो आपको प्लस करके माइनस करके मल्टीप्लिकेशन करके देखना है कि यहाँ पे क्या आ सकता है। तो अगर बात करें यहाँ 7 आया है, इसका मतलब है कि 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 1 जोड़ेंगे तो क्या आ गया 7। यहाँ 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और 1 जोड़ेंगे तो ये भी आ गया। तो 15 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और 1 जोड़ेंगे 31। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या आ गया डी है। 34 का क्या आ गया डी होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 33, 35। दिए गए विकल्पों में से एक शब्द का चयन कीजिए जो कि दिए गए शब्दों के समान है, यानी सेम है। चांदी, सोना, लोहा, पीतल। चांदी, सोना, लोहा और पीतल दिए गए से शब्द का चयन करना है। दिए गए शब्दों के क्या है समान होना चाहिए। ऑप्शन है नीलम, हीरा, पन्ना या फिर कांसा। इनमें से कौन सा सही है? तो इसमें आप देखेंगे कि सभी धातु हैं, सभी मेटल्स हैं। तो कांसा है बात करें तो कांसा यहाँ पे मेटल का काम करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे हम लोग। कौन सी आकृति मुख्य आकृति के छायांकित भाग की पुनर्व्यवस्था है? छायांकित भाग की पुनर्व्यवस्था है। कौन सी आकृति जो है मुख्य आकृति की ये प्रश्न आकृति हो गया। उसी उत्तराकृति में बताया है कि कौन सी उसकी जो है छायाकृति बनेगी। तो अगर प्रश्न आकृति में छायांकित भाग को पुनर्व्यवस्थित करने पर तो ये आपका सी ऑप्शन मिलेगा। अगर हम उसको पुनर्व्यवस्थित करें तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 36 हमने देखा, फिर हम लोग 37। 10 न्यूटन का एक बल किसी द्रव्यमान या मोल पर लगाए जाने पर
उसमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। द्रव्यमान N2 पर लगाए जाने पर 20 मीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न करता है। अगर दोनों द्रव्यमान M1 और M2 को एक साथ बांध दिया जाए तो इस बल के द्वारा कितना त्वरण उत्पन्न किया जा सकता है? तो ऑप्शन है 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 6.6 पर मीटर स्क्वायर, या 3.33 मीटर पर स्क्वायर, या 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको बताना। तो लोग देखेंगे कि फार्मूला होता है F इक्वल टू M इंटू ए होता है, तो उसी फार्मूले से ही हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। F इक्वल टू एम ए होता है तो दो वस्तु के लिए क्या निकालेंगे, F1 हो जाएगा M1 M2 A1 A2 करके निकाल सकते हैं, दो से इक्वेशन बनाएंगे। तो यहाँ करेक्ट आंसर मैं बता दे रहा हूँ, जो करेक्ट आंसर आपका आएगा 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, ये आपका आंसर सही होगा। पारदर्शी पत्र को बिंदुकित रेखा के अनुदिश मोड़ने पर जो पैटर्न दृष्टिगत होगा उसे 4 विकल्पों में ज्ञात करिए। यानी पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है ये, इस तरह से पेपर फोल्डिंग की जाती है। तो ये प्रश्न आकृति है, उत्तर आकृति हमें यहाँ पे दी हुई है, उसी में से चयन करना है कि क्या होगी। तो यहाँ पे अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो पेपर फोल्डिंग जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बी, यानी सही होगा, ये ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? चंद्रप्रभु, ऋषभदेव, नेमिनाथ या पार्श्वनाथ? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? 39 ऑप्शन आपको बताना है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म के 23वें जो तीर्थकर थे वो पार्श्वनाथ है। अगर आपने डी किया है तो बिल्कुल सही है, पार्श्वनाथ है। अगर चंद्र प्रभु की बात करें तो चंद्र प्रभु जो है वो 8वें तीर्थ कर रहे हैं। तो ऋषभ देव की बात करें तो ये पहले तीर्थ कर रह चुके हैं। और नेमिनाथ की बात करें तो ये 21वें तीर्थकर हैं नेमिनाथ, और 23वें कौन है? पार्श्वनाथ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखेंगे। धातुओं की क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम, सही क्रम बताइए। धातुओं की क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम हमें बताना है। धातुओं की क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम क्या हुआ? तो ऑप्शन देखेंगे उसको सही से करना है। तो घटते हुए क्रम में सबसे ज़्यादा क्या है? सोडियम है, उसके बाद कैल्शियम है, उसके बाद मैग्नीशियम है, उसके बाद आयरन है। धातुओं की क्रियाशीलता का घटता क्रम है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्टिव क्या है? सोडियम है, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम है, तो घटते क्रम में है। निम्नलिखित में से किसे 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कुश्ती के लिए दिया गया है? राहुल बाला साहेब अवेकर, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट या अमित कुमार धनखड़? तो 41 क्वेश्चन जो है इसका आंसर होगा विनेश फोगाट को। 2020 का राजीव गांधी, अब इसका नाम चेंज हो गया है, हॉकी के जो जादूगर कहे जाते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। और खेल जगत का ये सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है और हर साल खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है ये अवार्ड आपको हमेशा याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। 65 छात्रों की एक कक्षा में 39 लड़कियां हैं। इन लड़कियों का औसत वजन 60 किलोग्राम है और संपूर्ण का औसत वजन 64 किलोग्राम है। तो कक्षा में लड़कों का औसत वजन कितना है? 65 छात्रों की एक कक्षा में 39 लड़कियां हैं और उन लड़कियों का औसत वजन 60 है। तो आप औसत से क्वेश्चन निकालेंगे। अगर लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी तो 26 हो जाएगी लड़कों की, लड़की की दी हुई है। लड़कों का औसत निकालना होगा तो आप करेंगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 65 इंटू 64 माइनस 39 इंटू 60 और बाई कर देंगे 26। ये आपका करेक्ट आंसर जो निकल कर आएगा वो 70 ग्राम बिल्कुल सही होता है, 70 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है? माउंट फ्यूजिमा, माउंट एटना, माउंट पोपा या स्ट्रोम्बोली? कौन सा जो है एक मृत ज्वालामुखी है? मृत ज्वालामुखी, तो मृत ज्वालामुखी बताना है आपको कौन सा है। तो माउंट पोपा जो होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, माउंट पोपा एक मृत ज्वालामुखी है।
म्यांमार में स्थित है, वर्मा म्यांमार में स्थित है। माउंट पोपा एक मृत ज्वालामुखी के रूप में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 44। निम्नलिखित में से कौन पंचायत की वित्तीय स्थिति पुनर्लोकन के लिए वित्त आयोग का गठन कर सकता है? संबंधित राज्य का पंचायत मंत्री, संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री या फिर राज्यपाल। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, तो चलिए ध्यान से दीजिए। तो अगर बात करें संविधान के अनुच्छेद 43(1) के अनुसार, तो राज्य का राज्यपाल ही जो होगा वो पंचायत राज की वित्तीय स्थिति की पुनर्लोकन करने के लिए करेगा, तो वो राज्यपाल गठन करेगा। 5 सालों के लिए इसका गठन करता है। कोरोना रोग कोविड-19 का पहला केस भारत के किस राज्य में मिला था? तो पहला केस जो है अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक। जल्दी से बताइए कि पहला केस कहाँ मिला था? तो केरला मिला था। ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है। एक छात्र ने जितने प्रश्न सही किए उससे 2 गुना उसने गलत कर दिया। यदि उसने 48 प्रश्न किए तो बताइए कि सही प्रश्न कितने किए? तो 46 का आपको आंसर बताना है। तो माना कि सही प्रश्न उसने x किया और गलत कितना करेगा तो उसको 2 गुना यानी 2x किया। तो x + 2x = 48। तो आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अगर फाइंड करेंगे देखिए कितना आता है। अगर आपने किया है 16 तो बिल्कुल सही है, 16 आ जाता है। यहाँ पे ऑप्शन आंसर 16 आएगा। तो 46 अब हम लोग देखेंगे 47 क्वेश्चन। किसी संस्था का 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है? यूनिसेफ को, IMF को, WHO को या WEP को? 2020 का शांति पुरस्कार, तो नोबेल प्राइज़ भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्राइज़ है। ये हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आपको बिल्कुल याद करके रखना है। तो WEP यानी वर्ल्ड, ये जो है खाद्य प्रोग्राम, फूड प्रोग्राम के लिए दिया गया है 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि यदि एक कूट भाषा में इंडिया को 37 लिखा जाता है तब जापान को क्या लिखेंगे? अगर इंडिया को 37 लिखा जाता है, इंडिया को 37 लिखेंगे तो जापान को कैसे लिखेंगे? ये भी किसका क्वेश्चन है? रीजनिंग का। ऑप्शन आपका है 46, 12 और 42। तो चलिए जल्दी से करिए कि क्या इसका आंसर होगा। इंडिया को 37 कैसे लिखा गया है? तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके 5 वर्ड हैं, यहाँ पे 2 ही वर्ड हैं। इसका मतलब है कि यहाँ टोटल ऐड किया गया है प्लेस वैल्यू को। तो आई की प्लेस वैल्यू की बात करें तो आई की प्लेस वैल्यू 9 होगा, और एन का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 14। डी का प्लेस वैल्यू कितना है? तो 4 है। आई का कितना है? तो 9 है। और ए का कितना है? 1 है। अगर इसको जोड़ेंगे तो आपका 37 आएगा। वैसे ही जापान के प्लेस वैल्यू ऐड कर लिए। आप जानते हैं कि जे का 10 होता है, ए का 1 होगा, पी का 16 होगा और ए का 1 होगा, एन का 14 होगा। टोटल जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 42। आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पे। यदि एक कुट भाषा में डार्क को 17 लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में सॉफ्ट को कैसे लिखा जाएगा? 20, 30, 60 या फिर 40 कैसे लिखा जाएगा? चलिए अभी रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, आप लगाइए कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा। यहाँ पे डार्क को 17 लिखा गया है, तो अगर डार्क की बात करें तो सेम वही प्लेस। डी का प्लेस वैल्यू क्या है? 4 है। ए का प्लेस वैल्यू 1 है। आर का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 18 है। के का प्लेस वैल्यू क्या है? 11 है। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 34 आ रहा है। तो 34 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 17। वैसे ही सॉफ्ट का देखेंगे तो एस का प्लेस वैल्यू 19, ओ का 15 और एफ का 6 और टी का 20। टोटल ऐड करने में कितना? 60 आएगा और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30। तो ऑप्शन बी सही है, 49 का बी। डाइक्लोरवास, साइपरमेथ्रिन, कार्बन डाइजीन, इनमें से किस प्रकार की दवा है ये? ज्वारनाशक दवा, थक्कारोधी दवा, एंटी कैंसर दवा या कीटनाशक दवा? किस प्रकार की दवा है ये? तो अगर बात करें डाइक्लोरवास, ये सब थक्कारोधी दवा है। थक्कारोधी ब्लड क्लॉटिंग को रोकते हैं। ब्लड क्लॉटिंग को रोकने के लिए किया गया है कि शरीर के अंदर ब्लड न जमे। नेक्स्ट है 51। यदि रीजनिंग का क्वेश्चन, यदि प्लस को डिवाइड लिखा जाता है, माइनस को मल्टीप्लाई लिखा जाता है, मल्टीप्लाई को प्लस लिखा जाता है तथा डिवाइड को माइनस हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा?
तो इनमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा? ये ऑप्शन दिया हुआ है आपका चार ऑप्शन। तो चलिए चेंज करके देखिए। तो रीजनिंग का क्वेश्चन अगर ये आप लगाएंगे तो करेक्ट आंसर जो आपका आएगा वो आएगा सी, यानी सी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सी। निम्नलिखित श्रेणी में अगली संख्या क्या होगी? 11 है, 13 है, 20 है, 15 है, 17 है और 19 के बाद अगली नेक्स्ट क्या आएगी? तो बढ़ते क्रम में जा रहा है, आप देखना है कि ऐड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है या क्या हो रहा है, उस हिसाब से आपको बताने हैं कि किस तरह से यहाँ पे सीक्वेंस बन रहा है। तो आप देखेंगे कि 11 में अगर 13 हो गया, फिर ये 20 हो गया, तो इस तरह सीक्वेंस नहीं बन रहा है। अगर बात करें कि 11 में अगर हम 4 जोड़ें तो कितना आ गया? 15। 15 में हमने अगर 4 जोड़ा तो कितना हो गया? 19। और 13 में हमने 4 जोड़ा तो 17, और 17 में 4 जोड़ें तो कितना आ जाएगा? 21। तो यानी सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है? 6/5, 5/6, 7/8 और 3/4। भिन्न जोड़ना है, कौन सी बड़ी है? 7/8 है, या फिर 3/4 है, 5/6 है, या फिर 6/7 है। तो 53 का आपको करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सा होगा। तो देखिए, अगर हम लोग देखेंगे तो 6/7 की वैल्यू कितनी आएगी? 0.85 आ जाएगी। अगर बात करेंगे 5/6 की तो 0.83 आएगी। 7/8 की बात करेंगे तो 0.87 आएगा। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस क्या हो जाएगा? तो सबसे बड़ी भिन्न पूछना है, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? तो सबसे बड़ी भिन्न जो होगी वो 7/8, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है x इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 3। तो x टू द पावर y का मान क्या होगा, वैल्यू क्या होगा? x इक्वल टू 2 दिया हुआ, y इक्वल टू 3, तो 2 पे पावर 3 करेंगे तो ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 17 से 84 के बीच ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं? तो कितनी है? 17 से 20 जो है 6 से विभाजित प्राकृतिक संख्याएं को कितनी होंगी? तो 6 से विभाजित होने वाली आप देखेंगे कि 17 के बाद 18 भी है, 24 भी है, 30 भी है, 36 भी है, 42 है, 48 है, 54 है, 60 है, उसके बाद 66 है, 72 है, 78 है, यानी कितनी हो गई? तो 11 बचेंगे, 11 है टोटल। 43216 में कौन से न्यूनतम संख्या घटाई जाए ताकि 1, 2, 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? मीन्स कौन सी संख्या 123 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? तो 1, 2, 3 जो होता है, इसको हम डिवाइड कर देंगे 1, 2, 3 से, तो 1, 2, 3 की अगर हम इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 43 होगा, यानी ये 43 घटाई जाए। प्रत्येक वर्ष की पर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया हुआ है, तो देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा। 22 मई है, 5 जुलाई है, 5 जून है, 11 मई है। करंट आंसर अगर लाया गया है आपने 5 जून, तो बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन सही होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की किस घटना से पहले घटित हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ था? पूर्ण स्वराज की घटना, दांडी मार्च, गांधी विलीन समझौता या क्रिप्स मिशन की असफलता, इसके बीच हुई थी। आप जानते हैं कि कांग्रेस की पूर्ण स्वराज की जो योजना थी वो 1929 में हुई थी, और दांडी मार्च 1930 में हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, गांधी इरविन समझौता 31 में हुआ था, क्रिप्स मिशन 42 में आया था। क्रिप्स मिशन 42 में आ गया, गांधी इरविन 31 में आ गया, दांडी मार्च 30 में आता है, और पूर्ण स्वराज की जो मांग है, तो पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में किया गया है। तो दिया गया किस घटना से पहले घटित हुआ है? तो पूर्ण स्वराज की मांग। तो करेक्ट आंसर जो यहाँ पे हो जाएगा आपका
53 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 58 है, तो 58 की आंसर सी होगा, यानी गांधी इरविन समझौता। बर्मा किस वर्ष ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हुआ था? 48 में, 47 में, 42 में या फिर 39 में ब्रिटिश साम्राज्य से अलग हुआ था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा 1948, यानी 4 जनवरी 1948 में ये ब्रिटिश साम्राज्य से अलग हुआ था, ब्रिटिश आधिपत्य से अलग हुआ था। रीजनिंग का है क्वेश्चन, आकृति ABCD में से एक आकृति का चयन कीजिए, उस श्रृंखला को पूर्ण करेगी। यह श्रृंखला है, इसको पूर्ण करने के लिए बताया गया है। तो प्रत्येक स्टेप में आप देखेंगे तो दोनों तीरों में से एक तीर 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रही है, 90 डिग्री क्या घूम रही है? क्लॉकवाइज घूम रही है। तथा दूसरा तीर जो है 45 डिग्री पर क्लॉकवाइज में घूमती है। तो वैसे अगर देखा जाए तो करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। 61 है। 3, 7, 23 और 95 के बाद संख्या क्या होगी? 555, 128, 365 या 479? चलिए करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा? तो अगर 61 की बात करें तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 479। 3 में 2 का मल्टीप्लाई करिए और 1 ऐड करिए, फिर 7 में 3 का मल्टीप्लाई करिए, इसमें 2 ऐड करिए, और फिर इसमें 4 का मल्टीप्लाई करिए और 3 ऐड करिए, और इसमें 5 का मल्टीप्लाई करिए और फिर 4 ऐड करेंगे। निम्नलिखित में से किस टीम ने IPL मुकाबला 2019 जीता है? राजस्थान रॉयल्स ने, चेन्नई सुपर किंग्स ने, मुंबई इंडियंस ने, ऑस्ट्रेलिया ने? जिसने IPL जीता है तो मुंबई इंडियंस ने जीता है। 19 का जो है मुंबई इंडियंस बिल्कुल सही, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्रिकेट कैप्टेंसी एंड कंट्रोवर्सी नामक पुस्तक किसकी जीवन घटनाओं पर आधारित है? महेंद्र सिंह धोनी, कपिल देव, अजहरुद्दीन या फिर सौरव गांगुली? क्रिकेट कैप्टेंसी एंड कंट्रोवर्सी किस पे आधारित है? कंट्रोवर्सी। तो सौरव गांगुली के जीवन की घटनाओं पर आधारित है, ऑप्शन नंबर है डी। सही विकल्प को चुनिए। 36, 50, उसके बाद 49, और यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन है 68, 60, 61 और 65। तो जल्दी से आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 64 का। तो 64 का देखेंगे तो 6 का स्क्वायर है, उसके बाद 7 का स्क्वायर हो रहा है, +1 हो रहा है। यहाँ 7 का स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर +1 कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 65, यानी डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 65, उत्तराकृतियों में से कौन सी आकृति मुख्य आकृति की पूरी तरह से जल प्रतिबिंब है? आप जानते हैं जल प्रतिबिंब क्या बनता है? अप और डाउन बनता है, जबकि मिरर प्रतिबिंब लेफ्ट राइट बनती है, लेकिन जल प्रतिबिंब अप टू डाउन बनता है। तो इस आकृति में आप देखेंगे तो ये इमेज क्या बनना चाहिए? अप टू डाउन। जैसे ये अप है तो ये तो हो नहीं सकता है, और ये भी नहीं हो सकता है। अगर बात करें 65 की सी, तो 65 का जो सी है तो ये करेक्ट बन सकता है। नेक्स्ट 66, 30 से 50 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या क्या है? 30 से 50 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या 7 है या 5 है या 6 है या फिर 4 है? 30 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 66 का ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन 5 यानी सही है। नाथपा झाकड़ी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? नाथपा झाकड़ी परियोजना ब्यास नदी पे, झेलम नदी पे, रावी नदी पे और सतलज नदी पे? किस नदी पे स्थित है? अगर आपने ऑप्शन सतलज नदी किया है तो डी है, सतलज नदी पे है। नाथपा झाकड़ी परियोजना जो है कहाँ पड़ेगा? तो हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पे है। प्लस का मतलब डिवाइड, माइनस का मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो प्लस का मतलब है तो इसको हमने क्या हो, तो यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताना है। रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, मैं करेक्ट आंसर आपको बता दे रहा हूँ।
तो करेक्ट आंसर जो यहाँ पे हो जाएगा 68 का, वो होगा 39, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 69। जल सल्फ्यूरिक एसिड, कांच व कार्बन डाइसल्फाइड के अपवर्तनांक क्रमशः इतना 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 है। प्रकाश की गति न्यूनतम किस में होगी? कार्बन डाइऑक्साइड में, सल्फ्यूरिक अम्ल में, कांच में, या फिर जल में? आप जानते हैं जितना ही ज़्यादा अपवर्तनांक होगा उतना ही लाइट की स्पीड कम हो जाएगी। तो 69 का जो है कार्बन डाइऑक्साइड हो, यानी कार्बन डाइऑक्साइड में का इसका ज़्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में लाइट की स्पीड क्या होगी? कम हो जाएगी। 70। पेट्रोल की कीमत 75 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर थी। पहले कीमत में 20% की वृद्धि हुई, उसके बाद 10% की कमी हुई। अब पेट्रोल की कीमत क्या है? पहले 20% वृद्धि हुई थी, अब कितना है? तो अब पेट्रोल की कीमत क्या है? 85 रुपये, 90 रुपये, 81 या फिर 83 रुपये 5 पैसे। तो 70 का करिए कितना से? तो आप कर सकते हैं 75.5 इंटू 120/100 इंटू 90/100, तो 81 रुपये 84 पैसे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन है 71। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 28% छोटी है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट छोटी है? तो दो संख्याएं तीसरी संख्या क्रमशः 20% है, तो उसको मान के लगा सकते हैं कि माना तीसरी संख्या कितना है? 100 है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? 100 इंटू 80/100। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? तो 100 इंटू 72/100। तो सॉल्व करेंगे तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 10%, यानी 10%। कॉपर क्लोराइड एक हल्का भूरा यौगिक है जो नमी को धीरे धीरे अवशोषकर बनाता है, कॉपर क्लोराइड एक हल्का भूरा यौगिक है जो नमी को शोष कर क्या बनाता है? पीला हाइड्रेट, नारंगी हाइड्रेट, लाल हाइड्रेट और नीला हाइड्रेट। तो कॉपर जो क्लोराइड है यानी CuCl2 इसका होता है, ये नीले हरे रंग का हाइड्रेट बनाएगा, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 73 है। पालघाट स्थित है बेंगलुरु और मैंगलोर के बीच, मदुरई और तिरुवनंतपुरम के बीच, कोयम्बटूर और पलक्कड़ के बीच, पुणे और मुंबई के बीच। तो पालघाट जो होता है कोयम्बटूर और पलक्कड़, यानी सी ऑप्शन सही होगा। यल माता है एम की, एन पुत्री है एल की, और यू भाई है वी का। तो भी पुत्री है, पुत्र है यम की, तब यू की माता कौन है? रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करके बताना है। कि चलिए बताइए कि कौन सा आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा। मैं आपको ऑप्शन तो आता है यू की माता एम, यानी एम बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, करेक्ट आंसर एम है। 75 क्वेश्चन है। दो प्रश्न आकृति में एक समान निश्चित विशेष गुण है, उत्तर आकृति में से कौन सा आकृति है जिसमें वही विशेष गुण है? सेम गुण वाला छांटना है। तो 75 हम लोगों ने देख लिया, अब 75 में ही अब देखना है कि दोनों में वही सेम गुण किसमें अवेलेबल है। तो यदि दोनों आकृति का 1/4 भाग कालांकित है, ऐसा सिर्फ विकल्प डी में ही है, 1/4 कालांकित है, यानी डी का ही विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित श्रेणी की अगली संख्या क्या होगी? 17 है, 18 है, 16 है, 17 है, 15, 16 है। तो यहाँ पे क्या आ सकता है? चलिए जल्दी से सॉल्व करिए। तो अगर हम बात करें कि 18 में से 1 घटाया कितना हो गया? 17 हुआ, और 17 में से 1 घटाया कितना हुआ? 16 हुआ। तो वैसे ही 16 में 1 घटाया 15, 17 में घटाया 16, वैसे ही 15 में घटाया कितना हो जाएगा? 14। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। दो मोबाइल फ़ोन में प्रत्येक को 4500 रुपये में बेचने पर 6% का लाभ और दूसरे को 6% की हानि होती है, तो पूरे लेन देन में लाभ परसेंट और हानि परसेंट आपको निकालना है।
ऑप्शन है न लाभ होगा न हानि, या 0.06% की हानि, 0.6% की हानि, या 0.36% की हानि। तो 77 का क्वेश्चन जो है आप लगाएंगे तो a²/100 से आप लगा सकते हैं, a²/100। तो ये यहाँ पे क्या है 6 है, तो 6 से स्क्वायर करेंगे 36। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। जब सेम परसेंट पर लाभ हानि होता है तो a²/100 कर देते हैं। नेक्स्ट है 78। दी गई उत्तर आकृति में से उसका चयन कीजिए जो प्रश्न आकृति छिपी हुई है। ये प्रश्न आकृति है और यही आकृति कहीं ना कहीं इसमें किसी में छिपी हुई है, तो जल्दी से करिए तो कौन सी आकृति इसमें छिपी हुई है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका डी, यहाँ पे डी छिपा हुआ है। तो यहाँ पे 78 का ए ऑप्शन सही होगा। 79 लुप्त अक्षर ज्ञात करना है, यहाँ पे क्या होगा। तो लुप्त अक्षर कैसे ज्ञात करेंगे, तो श्रृंखलाबद्ध चलने पर ए प्लस बी बराबर क्या होगा सी हो गया, और बी प्लस सी बराबर क्या होगा ई हो गया, और सी प्लस ई बराबर क्या हुआ एच हुआ। तो ई प्लस एच बराबर क्या हो जाएगा एम। तो यहाँ पर एम ऑप्शन सही हो जाता है। दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है, पूर्ण संख्याओं का अंतर क्या होगा। दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल अगर 37 है तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, माना संख्या क्या है। मान लीजिए कि x और y दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं x और y है। एक्स वाई इक्वल टू 37 हो गया, तो 37 हो गया, 37 इंटू 1 हो जाएगा। उनका अंतर जो होगा 37 में होती है यानी 6, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। 81 है, हिमा दास जी ने 2019 के कलानडो चेक रिपब्लिक में स्वर्ण पदक जीता है, किससे संबंधित है। हिमा दास किससे संबंधित है, ये आपको आंसर बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हिमा दास जो होती हैं वो किससे संबंधित हैं। तो एथलीट हिमा दास है, एथलीट हैं ये हिमा दास, तो सी ऑप्शन करेक्ट। 3 क्रमांक प्राकृतिक संख्याएं जो प्रत्येक 5 से विभाजित हैं उनका योग 225 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो क्रमागत संख्या है जो 5 से विभाजित हैं, तो मान लेते हैं कि 5x हो गया, और 5 इंटू x+1, 5 इंटू x+2 वैसे करके निकाल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर अगर निकालेंगे तो यहाँ पे 80 आना चाहिए, 80। अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब व लार का आना किस केंद्र में पाए जाते हैं। हाइपोथैलेमस में, अपर मस्तिष्क में, मध्य मस्तिष्क में या पश्च मस्तिष्क में। जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं जिसका कि कंट्रोल नहीं होता है। पश्च मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है, जिसे कि मस्तिष्क स्टेम में भी होते हैं, जैसे मेडुला ऑब्लोंगाटा जिसको कहा जाता है। तो पश्च मस्तिष्क ऑप्शन डी सही है। 84 इसमें से विषम शब्द को छांटिए। ब्रुसेल्स, बर्गियम, मैड्रिड या फिर पेरिस, इसमें से विषम कौन सा है, अलग कौन सा है। देखिए अगर बात करें कि 84 का, तो ब्रुसेल्स, पेरिस, बकिंघम और मैड्रिड, तो इसमें से बर्किंघम जो है ये सिटी है, जबकि बाकी सारे क्या हैं, किसी न किसी की कैपिटल ही है। चलिए 85 देखते हैं, इनमें से कौन सी स्थिति जो होती है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति वायु के द्रवीकरण के से तात्पर्य क्या है। वायु के द्रवीकरण से दाब घटना, तापमान बढ़ना, तापमान बढ़ाना, दाब बढ़ाना, तापमान घटाना या फिर दाब घटाना। 85 का कौन सा ऑप्शन आपको सही है। 85 का करेक्ट आंसर हमको बताना है कि क्या होगा। दाब बढ़ाना और ताप घटाना कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन का मतलब होता है दाब बढ़ाना और तापमान को घटाने, सी ऑप्शन सही है। यूरिया का उपयोग किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में, कीटनाशक के रूप में, विस्फोटक के रूप में या फिर उर्वरक के रूप में। तो करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे अगर आपने डी किया है तो सही है, उर्वरक के रूप में यूरिया का किया जाता है।
उस शब्द को चुनिए जो कि भिन्न है, MRT, बेलन, XYZ या फिर आइस। तो कौन सा इसमें भिन्न है? अगर देखेंगे YZ ये सेम है और RST हो गया, और इसमें तो अंतर है, तो ये दो C होगा यहाँ पे। XYZ ये सेम अंतर आ रहा है यहाँ पे। 88 एक चीज़ को भाषा में 952 का अर्थ होता है वाटर इज़ हॉट। 2051 का होता है कि हॉट मिल्क इज़ टेस्टी। 851 का अर्थ है सूप इज़ टेस्टी। निम्नलिखित से सूप का क्या अर्थ है? तो सूप देखेंगे, इसमें सूप है तो 9 नहीं हो सकता है, 5 नहीं हो सकता है, 2 नहीं हो सकता है, सूप इसमें है नहीं। 2051 का है कि हॉट मिल्क इज़ टेस्टी, तो 0 नहीं हो सकता है, 1 नहीं हो सकता, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8 होगा। इसको ऑप्शन से आप कर सकते हैं, तो 88 का 8 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि p इक्वल टू एक्स माइनस वन, क्यू इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर जो होगा 2 रूट एक्स, यानी बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है 90। यदि ग्रेटर प्लस को, लेसर माइनस को, प्लस को माइनस बराबर को रिपीट किया जाता है तो सबसे छोटा क्या होगा? ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 90 मैं बता देता हूँ ऑप्शन क्या होगा, आप इसको करेंगे तो करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे जो आपने लगाया है तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 91 संसद का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? अनुच्छेद 108, 110, 109 और 120। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कब होता है, ज्वाइंट पार्लियामेंट की सीटिंग कब होती है? तो करेक्ट आंसर होगा ए, यानी 108। 108 के अंतर्गत संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है। तो 110 आप जानते हैं धन विधेयक से संबंधित है। 120 जो है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है, पार्लियामेंट के लैंग्वेज है 120। पिंक सारथी योजना किस राज्य में शुरू किया गया था? ये भी करंट अफेयर से है। पिंक सारथी योजना जो है कर्नाटका से शुरू किया गया है। नीचे दिए गए आकृति में कौन सा चित्र में प्रश्न लगेगा या नेक्स्ट में क्या आएगी? तो 93 में आप देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन मार्क की जगह पर आ सकता है। यहाँ पे क्या होगा? तो 93 अगर हम प्रत्येक स्टेप में आकृति एक एक रेखा की वृद्धि हो रही है, अतः अगली आकृति जो होगी वो क्या हो जाएगी? सी हो जाएगी। 94 की अगर हम बात करें, स्टॉक एक्सचेंज को विनिमय करने वाला संस्था है RBI, सेबी, भारत सरकार, ट्राई। तो स्टॉक एक्सचेंज कैपिटल मार्केट का पार्ट है तो इसको सेबी करती है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। विश्व खाद्य संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को, 16 अक्टूबर को, 5 जून को या फिर 29 अगस्त को? विश्व खाद्य संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व खाद्य संरक्षण दिवस जो है मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। करेक्ट आंसर है 16 अक्टूबर। विषम शब्द यानी अपोजिट चुनना है। कैरम, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर हॉकी, इनमें से कौन सा विषम है? जो है, और बात करें कि फुटबॉल में कितने होते हैं? 11, क्रिकेट में 11, हॉकी में 11, कैरम इसमें अलग है। 97 मैं उत्तर की दिशा में 15 किलोमीटर चलकर पूर्व की ओर और 10 मिनट चलता हूँ, फिर 15 किलोमीटर चलता हूँ दक्षिण की ओर। मैं प्रारंभ स्थल में अब कितनी दूरी पर हूँ? ये भी रीजनिंग का एक क्वेश्चन है कि चलिए सॉल्व करिए और बताइए कि 97 का क्या आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे होगा 10 किलोमीटर। RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर जिन्हें अपतरीय रुपया बाजार पर टास्क फोर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये भी करंट का एक क्वेश्चन है। तो बात करेंगे उषा थोराट। उषा थोराट जो है वो RBI की डिप्टी गवर्नर रह चुकी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। भूटान संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ? भूटान संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ था? तो भूटान की अगर हम बात करें तो 1971 में ही शामिल हो गया था भूटान।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 100 की बात करें, 100 तक हम लोग आज करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो 100 क्वेश्चन जो है, दी गई आकृति में सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है। तो आप जानते हैं कि दर्पण का बनता है लेफ्ट टू राइट और राइट का लेफ्ट इमेज बनता है। दर्पण प्रतिबिंब दर्पण इमेज बतानी है, इसमें क्या होगी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका सी बिल्कुल सही होगा। चलिए आज हम लोग यहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर इसका बाकी पार्ट करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।